नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपी पीसीएस और आरओ साथ ही साथ यूपी पीपी के लिए जो पॉलिटी सेक्शन से प्रश्न आते हैं अधिकांशतः उसको जीएस पॉइंटर के रूप में देख रहे थे। तो इसमें हम लोग जो कंप्लीट कर रहे थे, आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। हमने पहले वीडियो में अपना उद्देशिका कहाँ से कहाँ संविधान लिए गए ये कंप्लीट किया था, और ये जो चैप्टर चल रहा था जिसमें संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूची, इनको आधा कंप्लीट कर दिया था। आज उसी के आगे से देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, ये हमने कल कर लिया था कि भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून का विषय प्रावधान है, वह है कौन सी? 10वीं अनुसूची है जो 1985 में लाई गई थी। आपको याद होना चाहिए, 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से लाई गई थी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है किसका? जो है बैंकिंग, बीमा और जनगणना का इसमें उल्लेख है, जो आप देखेंगे संघ सूची के विषय में है। फिर है कृषि तथा गैस और गैस कर्म, विषय है किसका? राज्य सूची का। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघीय सूची से संबंधित है वह है रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग, साथ ही साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी, एटॉमिक एनर्जी। ये सब किसके विषय हैं? सब संघ सूची के विषय हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है किसका? रेलवे पुलिस का। जो रेलवे पुलिस होती है उसका उल्लेख जो है आप देखेंगे वो राज्य सूची में आता है, लेकिन जो रेलवे आता है वह किसकी सूची में आता है? वह आता है संघ सूची के विषय में आता है। तो दोनों में डिफरेंट याद है कि जो सुरक्षा बल है रेलवे का, जो रेलवे पुलिस कहलाती है, वो राज्य सूची के विषय में आती है। पंचायती राज विषय सम्मिलित है किसमें? राज्य सूची में। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची थर्ड में शामिल है, वह है दंड प्रक्रिया संहिता है। विवाह, विवाह विच्छेद, तत् और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। तो सूची 3 समवर्ती सूची के विषय में आते हैं। गोद लेने की प्रथा ये सब किसमें बनाई जाती है? ये सब आप देखेंगे तो समवर्ती सूची के विषय में आती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वह सूची एवं प्रविष्टि जिसका संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है, वह है सूची 1 प्रविष्टि नंबर 272 और सूची 2 प्रविष्टि नंबर 37 है। अब है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है किसमें? 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत आते हैं किसमें? राज्य सूची के विषय में आते हैं। संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जाति जनगणना खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जाता है, वह है 5वीं अनुसूची। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो वह कथन जो जिस इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करेगा कि इसमें जनजाति लोगों को जमीनी गैर जनजाति लोगों को अंतरिम करने पर रोक लगाई जाएगी। इसी अनुसूची से संबंधित मणिपुर में आप देखेंगे हिंसा भी हुई थी। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है किसमें? 5वीं अनुसूची से संबंधित है। भारत की 6ठी अनुसूची में जिन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है वह है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। याद रखिएगा, मणिपुर इसमें नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी याद करने। मणिपुर इसमें नहीं आता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम आता है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण से संबंधित। स्वायत्तता जिले के संदर्भ में सही है कि इसमें प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। स्वायत्त जिला परिषद के 26 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं।
असम के स्वायत्त जिला में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। ये ध्यान रखिए, किसके पास है? राज्यपाल के पास है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, किसमें? अनुच्छेद 243 में है। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल विषय की संख्या कितनी? 29। 29 विषय किससे संबंधित है? वो पंचायती राज से संबंधित है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकते हैं वो कैसे होते हैं? कर लगा सकते हैं, विधायिका में नहीं रखे जा सकते या प्रावधान संविधान के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे वो किस अनुच्छेद में आता है, इसमें हम आपको बता देते हैं। वो आपका आता है 117 में आता है। अब वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं, किसमें? अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक है। धन विधेयक देखेंगे तो 110 में है। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, 312 में किया गया है। और कौन सा भाग आता है? भाग 14 आता है। भाग 14 आता है जो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित आता है। अंतरराज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियत की जाती है अनुच्छेद 301 में। जो व्यापार संबंधित है वो अनुच्छेद 301 है। अनुच्छेद 300 में कौन सा हमारा एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया है कानूनी रूप से, उसका आप कमेंट करिएगा। अंतरराज्यीय परिषद है कब? आप देखेंगे अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रशासनिक प्राधिकरण अनुच्छेद 323 ए में किया गया है। प्रशासनिक प्राधिकरण यानी कि भाग 14 का ए में किया गया है। उसके बाद भाग 15 आता है जो कि आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित होता है। अब है भारत का निर्वाचन आयोग 324 में आता है। अनुच्छेद 39 एक समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता से है। 40 ग्राम पंचायतों के गठन से है। 44 समान नागरिक संहिता से है। और 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का कार्य आता है नीति निर्देशक तत्व में। ये याद रखिएगा 50 नंबर वाला। अनुच्छेद 124 आता है संघीय न्यायपालिका से। अनुच्छेद 5 आता है नागरिकता से। अनुच्छेद 352 आएगा वो आकस्मिक प्रावधान जो राष्ट्रीय आपातकाल आता है उसमें देखा था। आपातकाल 3 अनुच्छेद में आता है। पहला 352, फिर 356, फिर 360 में आता है। अब अनुच्छेद 245 वो किस में आता है? विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 राज्यों की परिभाषा है जिसमें नीति निर्देशक तत्व। देखिए राज्यों की परिभाषा 2 आर्टिकल में दी गई। एक आर्टिकल आप 12 खोलेंगे तब मिल जाएगा, एक आर्टिकल आप 36 में देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। अनुच्छेद 76 में मंत्री परिषद है। अनुच्छेद 368 में देखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अब है विधानता नए राज्यों को शामिल करना है, किसमें? अनुच्छेद 2 में बोला गया है। हाँ, नए राज्यों को शामिल करने को। और जब नए राज्य बनाना होता है वो आता है अनुच्छेद 3 में आता है। अब विधि के समान समझ समानता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार किसमें है? 111 में है। कि 111 में जो राष्ट्रपति होता है वो अब जो भी विधेयक को अनुमति देता है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और भारत के राष्ट्रपति की जो शपथ है वह आप देखेंगे वह तीसरी अनुसूची में नहीं है। वह जो आप देखेंगे वह आपको मिलेगी शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में मिलेगा। जो तीसरी अनुसूची में उस संघ के जो मंत्री हैं उनके बारे में है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके शपथ का उल्लेख है। अब अनुच्छेद 75 आएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधित आएगा। फिर आएगा 55 यानी कि 155 ये राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है। 164 जो होगा राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधित है। अनुच्छेद 170 जो है वो राज्य विधानसभाओं
की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 61 जो आप देखेंगे वो आपको मिलेगा राष्ट्रपति का महाभियोग है। अनुच्छेद 61 में किसमें है? राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 67 खा उपराष्ट्रपति को हटाने से है। अनुच्छेद 54 जो है स्पीकर को हटाने से है। अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा में उपसभापति को हटाने से है। राज्यसभा का सभापति जो होता है उसके बारे में कमेंट करिए, वह कौन होता है? अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक प्राधिकरण, 324 निर्वाचन आयोग, 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण है। 320 लोक सेवा के आयोगों के कार्य हैं। 280 वित्त आयोग, 360 जो है वित्तीय आपात है। ये ऐसे इसलिए बनाया गया था कि लोग अक्सर वित्त और वित्तीय में कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए ऐसे आर्टिकल मतलब कैसे प्रश्न मतलब कि सेट किए जाते हैं। 371 का जो देखेंगे नागालैंड से है। 371 किससे है? वो गुजरात और महाराष्ट्र से है। 371 का किससे है? वो नागालैंड से है। खा असम से है। गा मणिपुर से है। घा आंध्र प्रदेश से है। ये देखिए क्रम अक्सर पेपर में, खासकर तो यूपी पीसीएस के पेपर में अक्सर आता है। साथ ही साथ आप यूपीपी के पेपर में देखेंगे तो उसमें भी सीधा डायरेक्ट ये सब प्रश्न आते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो ये जो ऑप्शन होते हैं ये आपको हमेशा याद रखना है। 371 में गुजरात और महाराष्ट्र आ जाएगा। 371 का में असम आ जाएगा, नहीं सॉरी नागालैंड आ जाएगा। फिर खा में आप 371 खा में असम देखेंगे। गा में आप मणिपुर को देखेंगे। 371 घा में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को देखेंगे। 2014 में ही आप देखेंगे आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसमें आता है? वो 148 में आता है। संघ लोक सेवा आयोग किसमें आता है? आप देखेंगे 315 में आता है। आपात की स्थिति की घोषणा 352 में की जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 के माध्यम से। अंतरराज्यीय परिषद वो में है, आप देखेंगे 263 में है। अब आएगा अनुच्छेद 117, वो अस्पृश्यता का अंत है। मतलब जो छुआछूत से संबंधित जितने प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी के प्रकार का छुआछूत से संबंधित कोई भी कृत्य करेगा तो वह एक मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। अनुच्छेद 78 है, वो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। मतलब प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि कार्यपालिका में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी किसको दे? वह जानकारी दे किसे? आप देखेंगे कि वह राष्ट्रपति को जानकारी बीच बीच में देता रहे। अब है 352 आपात स्थिति की घोषणा। 192 जो होता है वो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहत्थरता से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चित करता है। अनुच्छेद 324 जो है वह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। हाँ, उसके बाद 315 जो है लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 280 वित्त आयोग संबंधित है। 338 वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। 215 उच्च न्यायालय के अभिलेखी न्यायालय होगा। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च एक मिनट रुकिएगा। 226 जो है विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति से है। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। अब है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 241 में किया गया है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 241 किया गया है, ये याद रखिएगा। फिर है अनुच्छेद 75 एक, इसमें किसी की नियुक्ति संबंधित है। 76 में क्या लिखा हुआ है? भारत का महान्यायवादी है। अनुच्छेद 131 में क्या न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। कार्य करने का अधिकार किसमें है? वह अनुच्छेद 40 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति अनुच्छेद 42 में है।
शैशवपूर्ण पूर्ण देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था किसमें है? अनुच्छेद 45 में है। पंचायत भाग 9 में है। नगरपालिका भाग 9 का में है। सहकारी समिति 9 खा में है। अधिग्रहण 14 का में है। अब उद्देशिका उद्देशिका को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो शब्दों का क्रम है उनसे ही प्रश्न बनता है और कुछ नहीं बनता है। कौन शब्द किसके बाद लिखा गया है, कितने प्रकार के सामाजिक न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार के दंड की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, यही सब प्रश्न इसमें क्रमवार लगाने को आता है। जैसे कि उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, फिर उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यहाँ डैश को एक दौत्वर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। किस डेट को यहाँ लिखा हुआ उद्देशिका में? वो लिखा है 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ है। अब देखिए जो ये प्रश्न आ रहे हैं ये यहीं से बनेंगे। याद रखिएगा सबसे पहले है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं, यहाँ पंथ निरपेक्ष ध्यान रखिएगा। अब है कि भारत के संविधान में 3 प्रकार की न्याय देखेंगे। किस प्रकार की? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था न्याय के बारे में। ये देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, क्रम भी याद रखिएगा। पहले सामाजिक है, आर्थिक है, फिर राजनीतिक है। फिर देखेंगे आप 5 प्रकार की स्वतंत्रता। इसकी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता उनका क्रम भी याद रखिएगा। उसके बाद जो 2 प्रकार की समानता, हाँ आप देखेंगे उनका उल्लेख है। एक मिनट रुकिएगा। तो ये जो क्रम दिए हुए ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाँ, और एक प्रकार का भ्रातृत्व के उल्लेख किसमें है वह देखेंगे प्रस्तावना में किया गया है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबंधित होता है, उद्देशिका प्रस्ताव में होता है। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को आप देखेंगे सही संवैधानिक वस्तु स्थिति जब संविधान लागू हुआ था तब क्या थी? तब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न थी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। लेकिन इसमें जो आप पंथ निरपेक्ष देखेंगे वह जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष याद रखिएगा। सबसे पहले आप जब अब क्रम पढ़ेंगे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी आएगा, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य आएगा। ये क्रम याद रखिएगा, प्रश्न इसी से बनता है उद्देशिका में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया भारत तथा इंडिया के नाम, 2 नाम से किया गया, हिंदुस्तान का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही शब्द है का सही शब्दों का क्रम है। ये प्रश्न आप देखेंगे अक्सर आता है। इस बार आरओ जो 11 फरवरी को हुआ था कैंसिल हो गया था, उसमें भी ये प्रश्न आया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य याद रखिएगा। गणराज्य सबसे बाद में है याद रखिएगा। और फिर प्रभुत्व संपन्न के बाद आप देखेंगे समाजवादी, फिर देखेंगे पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक। यहाँ धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष का उल्लेख है याद रखिएगा।
42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्ताव में जोड़े गए हैं समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। पहला आप देखेंगे समाजवादी जोड़ा गया है, जो प्रभुत्व संपन्न के जस्ट बाद आता है। फिर उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष और फिर आता है अखंडता आता है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। कौन सा करता है? वह करता है भारत की प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष का उल्लेख किया गया है। बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता में से वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, वह था अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टरी प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, जस्टिफिएबल नहीं है, ये भी बात सही है। संविधान में विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, ये भी सही है। इसका संशोधन किया जा सकता है, ये भी सही है। इसका संशोधन एक बार किया भी गया है। अब है संविधान की प्रस्तावना का विविध स्वरूप क्या है? वो स्वरूप ये है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। कब? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़ा गया। पहला समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर तीसरा अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, वह था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता था। भारत के संविधान के मुख्य का लक्ष्य उसके नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा धार्मिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। अब है भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। और कारण क्या है? इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया है। दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है कि भारत में वंशानुगत शासन प्रणाली नहीं है। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों से। किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोगों से प्रारंभ होती है। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में किया गया। जब अभी हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो स्टार्टिंग में ही हमने ये देखा था, वी द पीपुल यानी हम भारत के लोग से संविधान प्रारंभ होता है। उद्देशिका सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है। यह सैद्धांतिक जाना जाता है, सार्वभौमिकतावाद से जाना जाता है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि जो राज्य है उसका कोई धर्म नहीं है। संपूर्ण संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और संघी में से वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, वह संघी शब्द जो है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। भारत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याण में से भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, वह लोक कल्याण नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता वर्णित नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता है,
सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रस्तावना वर्णित नहीं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और एक और स्वतंत्रता में ध्यान से पढ़ रहा है मेरी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है, और जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की है। इसमें आप देखेंगे कि आपको मिलेगी स्वतंत्रता के रूप में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। वहीं प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है न्याय, धार्मिक न्याय नहीं है, बल्कि आप न्याय में देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। अब आगे देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही कथन है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान का अंग नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। संविधान का वह भाग जो जिसकी आत्मा कहलाता है वह उद्देश्य का B.R. अम्बेडकर के अनुसार, जब देखिए B.R. अम्बेडकर के अनुसार पूछा जाए संविधान की आत्मा क्या है तो आप कहिएगा कि आर्टिकल 32 है। लेकिन ऐसे से प्रश्न आ जाए कि संविधान का भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है वह क्या है, वह उद्देश्य का है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। किसने? K.M. मुंशी ने कहा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? B.R. अम्बेडकर ने कहा। बीरूबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती वाद में से किस वाद के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? बीरूबारीवाद जो आया था उसमें बोला गया था कि संविधान उद्देश्य का जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। इसे किसमें बोला गया? बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में बोला गया। और किस वाद में बोला गया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? वो था बीरूबारी वाद में बोला गया था। अब है, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। किसमें? केशवानंद भारती वाद में किया। तो ये सब जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा या इसको याद करिएगा, सीधा एज इट इज प्रश्न आएंगे, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। किसमें? उद्देश्य का और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है, जिसकी व्याख्या की गई है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्ययन में भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत के संविधान की उद्देशिका की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, जिसमें अब आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करेंगे। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें आप देखेंगे कि वो स्वतंत्रता इस प्रकार है कि आपको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को प्रदान करने की व्यवस्था की गई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु इसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। संविधान में दिए गए अमुख के संदर्भ में सही कथन है, न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है और इसका उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्य का उल्लेख करता है, संविधान के कानूनी अर्थ में सहायता करता है। ये जो है चारों इसका इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। सही क्रम है, सही कथन है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, तो ये सही है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भारत की शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।